नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज सबसे पहले बात हम करेंगे शहीदों। पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी। पुलवामा हमले को याद करके एक तरफ देश जहां शहीदों को नमन कर रहा है, उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, तो वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो इसे एक सियासी मौके की तरह समझ रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उससे पहले तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी इस बात को जायज ठहराया कि जब अपने जवानों के शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी और तबाह किया आतंकी ठिकाने को, उस बात को लेकर फिर सबूत मांगे गए। अचानक ये सबूत गैंग एक बार फिर कैसे एक्टिव हो गया, और वो भी ऐसे दिन जब देश शहादत को नमन कर रहा है, तो राजनीतिक लोग अपना सिक्का जमा रहे हैं। सर, सेना पे हमें इतना भरोसा है, इतना तो हमें खुद पे भी नहीं होगा। देश की आम जनता को अपनी सेना और उनके शौर्य पर पूरा भरोसा है, लेकिन विपक्ष को नहीं। शौर्य पर सवाल खड़ा करना, सैन्य कार्रवाई पर सबूत मांगना सियासतदानों की आदत बनती जा रही है। पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी है। पूरा देश शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है, अपने वीर जवानों की शहादत को याद कर रहा है। लेकिन विपक्ष को यह बात रास नहीं आ रही। सबूत गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गया। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy. सबूत मांग रहा है पुलवामा हमले के बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पुलवामा के शहीदों को हम कभी भुला नहीं सकते। उनका और उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम जवाब लेकर रहेंगे। 26 फरवरी साल 2019 रात 3:30 बजे पाकिस्तान में घुसकर हमारे जाबाज जवानों ने पुलवामा हमले का बदला पूरा किया। बालाकोट में हुई इस एयर स्ट्राइक में कई आतंकी कैंप ध्वस्त हुए और कई आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की, हमारे वीर शहीदों की तीसरी बरसी है। मैं पंजाब की धरती से भारत मां के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सर झुकाता हूं। सेना के इस शौर्य ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन कांग्रेस को सबूत चाहिए। क्या आम आदमी को भी एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए? सैन्य कार्रवाई को लेकर सियासतदानों की ओर से उठाए जा रहे सवाल को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आम जनता के बीच पहुंची। हमारी टीम ने देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में लोगों के पास पहुंचे और जानने की कोशिश की कि दुश्मन देश के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई को लेकर सबूत मांगना कितना सही है। जरा सुनिए आम लोगों ने क्या कहा।
सर सेना पे हमें इतना भरोसा है, इतना तो हमें खुद पे भी नहीं होगा। इस तरह की कोई बात नहीं है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो ठीक हुई और वो पूर्ण रूप से ठीक थी और सही थी। नहीं सर, जो चीज हुई है वो तो सबको पता है, सारी जनता ने देखा, पूरे देश ने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो सुना आपने, आम लोगों को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो, उन्हें किसी कार्रवाई के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं। लेकिन शहादत की बरसी पर कांग्रेस ने सबूत की मांग उठाकर एक बार फिर पुरानी बहस को जिंदा कर दिया है। और अब आपको सीधा उन लोगों के बयान दिखाते हैं जो आज भी सेना के शौर्य पर सबूत मांग रहे थे। आप बयान देखिए। सबसे पहला नाम केसीआर का आता है, तेलंगाना के सीएम है। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। यह सवाल केसीआर की तरफ से पूछा गया, जो कि एक सूबे के सीएम है। लोगों ने क्या कहा यह भी आपको बताएंगे कि उससे पहले आप एक एक करके बयान जरा सुनते जाइए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, अगर पाकिस्तान में घुसकर के सर्जिकल स्ट्राइक की गई है तो सेना को इसका सबूत देना चाहिए, सरकार को इसका सबूत देना चाहिए और सबूत सामने आना चाहिए। तो इसी फहरिस्त में राहुल गांधी पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने ट्वीट किया कि पुलवामा के शहीदों को हम कभी भुला नहीं सकते। जायज बात है, देश अपने शहीदों को कभी भुला नहीं सकता है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, उनका और उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हम जवाब लेकर रहेंगे, राहुल गांधी कहते हैं। अगला नंबर आता है राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने में गलत क्या है। ये पूरी लॉबी है और ये लॉबी कैसे काम कर रही है ये आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में एक एक करके बताएंगे आपको। राशिद अल्वी ने कहा कि सरकार कह रही है कि हमारे पास वीडियोस हैं, तो दिखाने में समस्या क्या है। अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं तो साल 2018 में सेना की तरफ से वीडियोस जारी किए गए थे, जिनको राशिद अल्वी समेत राहुल गांधी समेत एक बड़ी लॉबी ऐसी थी जो सच मानने को तैयार नहीं। यानी आपको याद दिला दें कि पहले उरी स्ट्राइक हुई तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई, पुलवामा अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक की गई, और इनको सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ एयर स्ट्राइक तमाम चीजों के सबूत चाहिए। इस सबूत गैंग के बयानों के बाद अब आपको बताते कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट और घबराहट नजर आती है। हजूराबाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हजूर के बोल बिगड़े नजर आते हैं। अभी तो एक चुनाव हारे, उसके बाद ये हालत है। इससे साफ दिखाई देता है कि तेलंगाना में केसीआर जी और टीआरएस की जमीन खिसक रही, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय इन सबको सर्जिकल स्ट्राइक याद आ रही। पाकिस्तान के बोल, कांग्रेस के बोल और अब टीआरएस के बोल एक जैसे सुनाई देते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब नए नए प्रयोग करते हैं। नेताओं का काम जो है वो राजनीति करना है, चाहे मौका कोई भी हो, कितना भी संवेदनशील, उनको फर्क नहीं पड़ता। और ये बानगी है ऐसे बयान उसी चीज के। लेकिन अंतिम फैसला जनता करती है। जनता तय करती है कि सरकारें कैसी होनी चाहिए। जनता तय करती है कि सेना के बारे में क्या बोला जाना चाहिए। सबूत गैंग जिस वक्त सबूत मांग रहा था तो टाइम्स नाउ न भारत के तमाम सहयोगी सीधा लोगों के बीच पहुंचे, क्योंकि यह कहा गया था कि जनता जानना चाहती है कि सबूत दिखाइए। हम सीधा जनता के पास पहुंचे और जनता से जाना कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत उनको चाहिए। जनता से पूछा कि क्या भारतीय सेना ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक की तो ठीक किया या गलत किया। आप जनता की जबानी सुनिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। हमारे साथ शाहजहांपुर की जनता है, उनसे पूछते हैं कि वो इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और बताया कि किस तरीके से हमने पुलवामा में जो हमारे जवानों पर हमला हुआ था उसका बदला ले लिया। अब कांग्रेस पार्टी के नेता सबूत मांग रहे, क्या लगता है इस पर राजनीति हो रही है? इस पर राजनीति हो रही है और हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के काफ़ी संख्या में हमला किया और उन लोगों को मार गिराया। और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सेना हर समय सक्षम तैयार है। आप बताइए भैया, जो केसीआर हैं वो भी सबूत मांग रहे हैं, चुनाव के वक्त में ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? क्या ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया तो क्या
किसी देश ने या वहाँ के अमेरिका के किसी भी पार्टी ने क्या सबूत मांगा, या सेना अगर कोई भी अगर हमला कहीं पर भी अगर बदला लेती है या इस टाइप की सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो क्या उसका सबूत मांगा जाता है? सबूत नहीं मांगा तो ये गलत है। बताइए कि वोट के बीच में आप लोग वोट डालने आए हैं, अमरोहा मतदान केंद्र में हम लोग हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा भी अब उठ रहा है। आप लोग के अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक झूठी थी क्या? सर्जिकल स्ट्राइक जो था वो एक समझ लिए उसको क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट की एक खास वो नीति होती है उसके तहत होता। अब जो हो रहा है ये सियासत के तहत हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक क्या झूठी थी? नहीं, मतलब हुई थी। हाँ, अच्छा, तो ऐसा आप लोग को लगता है? हाँ। चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा उठता, अभी मुद्दा उठा है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके भी सबूत मांगे जा रहे हैं और उसको लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही। आप किस तरह से देखते हैं कि विपक्ष उस पर सबूत मांगता है, सरकार कुछ और कहती है, आपकी क्या राय है उस पर? इस तरह की कोई बात नहीं है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो ठीक हुई और वो पूर्ण रूप से ठीक थी और सही थी। बात यहाँ विकास की है, हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक की बात है, उसी पे यहाँ का व्यक्ति वोट करता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना था आपने? नहीं सुना था। आपने भाई साहब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना था, जो हुआ था पाकिस्तान में जाकर हमला किया था भारत ने? विपक्ष के मुद्दों, विपक्ष के नेता कह रहे हैं, राहुल गांधी या वो लोग KCR कुछ नेता हैं कि सबूत चाहिए उस चीज़ का, जो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। ये मुद्दे क्या महत्वपूर्ण है? इस पर आपकी क्या राय है? मैं कुछ और कह दूंगा तो इसका गलत मतलब निकलेगा। आप जो भी एक सामाजिक भाषा में बोल सकते हैं बोलिए आप। मैं सबूत दे दो, मेरा राजीव के पुत्र हैं। नहीं, ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो एक बायोलॉजिकल चीज़ है, इस पर कोई ये तो बहस का विषय नहीं हुआ। ये सर्जिकल स्ट्राइक में एक आम नागरिक, मेरी तो यही धारणा है कि आज हम लोग जो बैठे हैं, जिंदा बैठे हैं, ये भारत की आर्मी है जिसकी वजह से जिंदा बैठे हैं, और रात को चैन से सोते तो भारत की आर्मी की वजह से है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस तरीके के सवाल करने वाले जो लोग हैं ना, वो एक अपने आप में देशद्रोह की भावना उनके मन में। जरा इनसे बात करते हैं। आप बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है झूठ है या सच है? सर, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है वो बिल्कुल सच है। जो भी इस पे सवाल उठा रहा है वो बहुत ही सामाजिक तत्व है, क्योंकि आज हम लोग जो घरों में सुरक्षित है वो हमारी डिफेंस एकेडमी की वजह से सुरक्षित है। इन लोगों पे सवाल उठाना मतलब देश की सुरक्षा पे सवाल उठाना। आपको क्या लगता है? क्या आपको चाहिए कोई सबूत, चाहे पुलवामा बॉम्बिंग हो या चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो? क्या जनता को सबूत चाहिए? सर, जनता को इसमें कोई सबूत नहीं चाहिए। बेसिकली पॉलिटिक्स का स्तर इतना नीचा हो गया है और अभी कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या आपको सबूत चाहिए ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि जनता को सबूत चाहिए। बस ऐसा है कि इनका जो राजनीति का स्तर है वो इतना नीचे गिर चुका है कि उनको अपने देश में जो जवान शहीद हुए हैं और जो औरतें विधवा हुई हैं, जिन माँ के बच्चे गए हैं, वो उनको उनका दर्द नहीं दिखता। सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी हो गई है राजनीति। और भी बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जब लोग सबूत की बात करते हैं? ये सियासतदान कहते हैं कि जनता को सबूत मांगने की ज़रूरत है। सर, सबसे पहली बात ये कि ये जो जनता है, ये जनता कौन है? हम ही लोग जनता है। ये चंद कुछ पॉलिटिशियंस जो लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं और कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए। हम जनता हैं, हमें पूछिए कि जनता को क्या चाहिए। जनता उन वीरों को सलाम करती है जिन्होंने अपनी देश के लिए उन्होंने अपनी अनिगन कुर्बानी दी। सबूत तो उस चीज़ का मांगा जाता है ना कि जैसे हमें पता है कि ये चीज़ नहीं हुई है, जो चीज़ दिख रहा है हमें, उनका दर्द, जो दुख दर्द है, हमें पता है कि जो हमारे जवान जो शहीद हुए थे, हमें उन पे गर्व है और हमें ये चीज़ पता है कि मतलब उनका दुख दर्द अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ये तो फिर बहुत गलत चीज़ है। पुलवामा में जो हमला हुआ उसका कुछ न कुछ तो सबूत देना ही पड़ेगा ना, और होना ही चाहिए अगर हुआ है तो। राहुल गांधी का बात पे हम लोग अगर जाएंगे तो जब राम मंदिर बनाने के लिए ज़मीन मिला था हम लोग केस जीते थे, हम लोग को ज़मीन मिला था मंदिर बनाने के लिए। उस टाइम उन्होंने कहा था कि देश ज़मीन से नहीं जनता से बनता है। तो अगर राहुल गांधी के बात पे हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोग तो अलग ही लेवल का उनका थिंकिंग है। राहुल गांधी इस टाइप के सबूत जो मांगते हैं ये सरासर गलत है। उनका मांग जो है निराधार है। टाइम्स नाउ नवभारत ने कोई सर्वे नहीं किया है, लेकिन लोगों के पास जाकर के उनकी राय जरूर जाननी चाहिए हम लोगों ने। और राय देखिए, सवाल हमारा यह था कि शौर्य पर आखिरकार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। अलग अलग शहरों में करीब 50 लोगों से हम लोगों ने बात की, जहां जहां हमारे सहयोगी मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर्स ने बात की। ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि एयर स्ट्राइक पर सबूत नहीं चाहिए हम लोगों को। और कोई ऐसा कोई सर्वे नहीं है, कोई जनमत संग्रह नहीं किया गया है। ये जैसे ये बयान दिया गया कि लोग जानना चाहते हैं कि सबूत क्या है,
उन्हीं लोगों के बीच हम लोग पहुंच गए थे, सिर्फ एक आमतौर पर एक सैंपल जानने के लिए कि आखिरकार लोगों के जहन में क्या है। लेकिन जिस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के और जिस एयर स्ट्राइक को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य आपको बता देते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और कहां जाकर के भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पाकिस्तान के अंदर घुस करके नेस्तनाबूद किया था आतंकी कैंप्स को। ये नक्शा जरा आप देखिए, ये नक्शा आप देखिए, इसमें आपको एलओसी नजर आ रही है और एलओसी की एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और ये बालाकोट आपको नजर आ रहा है। यहीं पर इसी मिराज 2000 ने और सुखोई SU-30 ने वहां जाकर के बम वर्षा की थी और सेकंडों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। पाकिस्तान थर्रा उठा था। 24-27 जनवरी की रात को जब यह अंजाम दिया गया, रात तकरीबन 3:30 बजे, तो पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई कि आखिरकार यह हुआ कैसे। निशाने पर बालाकोट था, इस्लामाबाद से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर। भारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंक को खत्म करना था, आतंकवादियों को खत्म करना था, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वरना हमारे विमानों को शायद चंद सेकंड और लगते इस्लामाबाद तक पहुंचने में, लेकिन मकसद था बालाकोट को खत्म करना। अब आपको कुछ और चीजें दिखाते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या चीजें सामने दी गई, जो कि अपने आप में सबूत के तौर पर सामने आई कि आखिरकार भारत ने स्ट्राइक की है कि नहीं की। सबसे पहले सुनिए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का बयान है। वो कहते हैं कि भारत ने अनावश्यक रूप से आक्रामकता दिखाई, हम सही वक्त पर और सही जगह पर भारत को जवाब देंगे। यह सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2 देखिए कि भारत ने स्ट्राइक की थी, और यह सबूत उन लोगों के लिए भी है जो आज सेना से सबूत मांग रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी वो कहते हैं कि मीडिया को स्ट्राइक वाली जगह पर लेकर जाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर तैयार है, लेकिन मौसम बहुत खराब है, इसलिए मीडिया को लेकर जा नहीं सकते। तीसरा नंबर मेजर जनरल आसिफ का, पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को पाकिस्तान की वायुसेना ने तुरंत जवाब दिया, यह कहना है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो सेना के प्रवक्ता कहते हैं कि जवाब दे दिया क्या। दोनों बातें एकदम विपरीत। यह पाकिस्तान की असलियत है। तीसरा बयान परवेज खटक का, जो कि पाकिस्तान में रक्षा विशेषज्ञों कहते हैं कि हमारी वायुसेना तैयार थी, लेकिन अंधेरे की वजह से हम कार्रवाई नहीं कर पाए, अगर फिर कोई कार्रवाई की गई तो हम जवाब देंगे। ये 4 अलग अलग सबूत आपको हमने दिखा दिए कि पाकिस्तान के बयानों में कितना विरोधाभास है। आगा हिलाली का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया और युद्ध जैसी कार्रवाई की, जिसमें 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में अक्सर आप इनको डिबेट करते हुए सुनेंगे, और टीवी पर चर्चा के दौरान आगा हिलाली ने यह बयान दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारत आया पाकिस्तान में और 300 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये सबूत है उन लोगों के लिए जो आज सबूत मांग रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26-27 फरवरी साल 2019 की रात भारत के आसमान में मिराज 2000 की गर्जना गूंज रही थी। 12 मिराज विमानों का लक्ष्य था पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, जब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों ने LAC से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर उसे तबाह किया गया। भारतीय वायुसेना की इस एयर स्ट्राइक में जैश के करीब 250 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF की बस पर हमला हुआ। 40 जवानों की शहादत पर देश हिल गया। अगले दिन 15 तारीख को CCS यानी सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए विकल्प दिए गए। उरी हमले के बाद पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया था, लेकिन इस बार तय हुआ कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, लेकिन तरीका अलग होगा। फैसला लिया गया कि बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन की कमान NSA अजीत डोवल को सौंपी। अजीत डोवल और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख PS धनोआ ने पूरे एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया।
और 26 से 27 की रात एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। 26-27 फरवरी को सुबह करीब 3 बजे पाकिस्तान मिराज 2000 के हमलों से थर्रा उठा। सिर्फ 90 सेकंड में इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया। एयर स्ट्राइक को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया, इतना कि एयर स्ट्राइक के कुछ देर पहले तक हमले को अंजाम देने वाले पायलट्स के परिवारों को भी अनजान रखा गया था। 90 सेकंड में भारत के मिराज 2000 विमानों ने बालाकोट में बमों की बारिश कर दी, आतंकियों के ठिकानों को उजाड़ दिया और बिना किसी नुकसान के अपनी जमीन पर वापस लौट आए। लेकिन पाकिस्तान की धरती पर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इसका कोड नेम दिया ऑपरेशन बंदर। वायुसेना के सैन्य ऑपरेशन के लिए 12 मिराज लड़ाकू विमानों का चयन भी किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी माना कि भारत ने बालाकोट में बम बरसाए। अमेरिका ने भी भारत का साथ देते हुए कहा कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। देश के 135 करोड़ लोगों ने माना कि एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान से पुलवामा हमले का बदला लिया गया। दुर्भाग्य लेकिन ये कि तब भी और आज भी हमारे ही देश के कुछ नेता एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, देश के वीर जवानों के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो टाइम्स नाउ नवभारत का ये खुलासा देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सबूत गैंग को उनका मनचाहा उत्तर शायद मिल गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये पुलवामा की अब अगली बरसी होगी साल 2023 में, शायद फिर ये सबूत गैंग वापस एक्टिव नहीं होगा और इन सबूतों के साथ 135 करोड़ देशवासियों के साथ सबूत गैंग भी सेना पर विश्वास करेगा। और बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की। उत्तर प्रदेश के दूसरे फेज के 55 सीटों पर, उत्तराखंड की 70 सीटों पर और गोवा की 40 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के दौरान 9 जिलों में वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सबसे ज्यादा 67% से ज्यादा की वोटिंग हुई और यह आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं। अगले 1 घंटे तक वोटिंग और चली थी। ये आंकड़े आपको और बढ़े हुए होंगे जो फाइनल आंकड़े सामने आएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक 59.37% और गोवा में 75.29% की वोटिंग हुई है। हम फिर कह रहे हैं कि आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं, वोटिंग 6 बजे तक चली है और चुनाव आयोग जैसे ही इस वोटिंग की जो फाइनल प्रतिशत है वो जारी करेगा तो संभवतः गोवा में वोटिंग प्रतिशत 80% तक पहुंच जाए। यह आपको 8 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तस्वीर, मुरादाबाद की तस्वीर, रामपुर और सहारनपुर की तस्वीर, इसके अलावा गोवा के वास्को की तस्वीर, हल्द्वानी और लालकुआ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों में उत्साह रहा वोटिंग को लेकर के। हालांकि कुछ पहाड़ी इलाकों में आज सुबह ठंड जरूर थी, तो जो शुरुआती तस्वीरें सामने आ रही थी वो बहुत उत्साहजनक नहीं थी, कम संख्या में लोग आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वोटिंग प्रतिशत बढ़ी। लेकिन जो बड़े चेहरे थे इन चुनावों के दौरान वो भी पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए। पहली तस्वीर आप देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी की जो पहुंचे थे शाहजहांपुर में अपना वोट कास्ट करने के लिए। दूसरी तस्वीर खटीमा से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सुरेश खन्ना, जितिन प्रसाद, हरीश रावत और प्रमोद सावंत ने वोटिंग की। और अब बात सीधा करते हैं पंजाब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर पंजाब में थे। पीएम मोदी ने जालंधर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी 5 जनवरी को पंजाब गए थे तब उनकी सुरक्षा में एक चूक हुई थी। पीएम मोदी को 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर खड़ा रहना पड़ा था। और आज जब पीएम मोदी जालंधर में जनता के बीच जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इशारों में अपनी बात कही और कहा कि वो मां त्रिपुर मालिनी के दर्शन करने जाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें इजाजत नहीं देती। जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं,
लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। और जालंधर के इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को अपने पापों का फल भुगतना पड़ रहा है। सुनाते हैं आपको। पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है, और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपस में लड़ रहे लोग पंजाब को स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पूरी ताकत से जवाब दीजिए। स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पंजाब का भला कर पाएंगे क्या? पंजाब के सपने पूरे कर पाएंगे क्या? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का यह बयान सिर्फ कांग्रेस के ऊपर तंज नहीं था, बल्कि एक चुटकी भी थी कांग्रेस के अंदर चल रही राजनीति को लेकर के। यह सारा ज्ञात है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अदावत ठन चुकी है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के बाद सिद्धू गले जरूर मिले, लेकिन दिल नहीं मिल पाए। उसकी बानगी दिखी आज मंच से, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में मंच पर माइक संभालने तक से नवजोत सिंह सिद्धू ने इनकार कर दिया और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को आगे कर दिया। दिखाते हैं आपको। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान का फैसला उन्हें मंजूर है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उन्हें मंजूर है, लेकिन उनकी मंजूरी में कहीं न कहीं एक बगावत की चिंगारी सुलग रही है। पंजाब में धुरी का वाकया कुछ यही इशारा कर रहा है। बब्बर शेर कक्कड़ा लाला बब्बर शेर थोड़े विचारे है नवजोत तेरी सोच ते सिद्धू तेरी सोच ते जिन्ना दी थोनू बहुत सबरी बेसब्री तो इंतजार सी। क्या आपको समझ आया कि यहाँ क्या हुआ? हम आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब के धुरी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी रैली थी। इस रैली में पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़ और मौजूद थे नवजोत सिंह सिद्धू। बब्बर शेर कक्कड़ा लाला बब्बर शेर थोड़े विचारे है नवजोत तेरी सोच ते सिद्धू तेरी सोच ते जिन्ना दी थोनू बहुत सबरी बेसब्री तो इंतजार सी। मंच से बड़े जोर शोर के साथ सिद्धू के नाम का ऐलान किया गया। उन्हें पंजाब का बब्बर शेर कहकर संबोधित किया गया। उन्हें भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। जवाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या किया, ये आपको जरूर देखना चाहिए। जिन्ना दी थोनू बहुत सबरी बेसब्री तो इंतजार सी। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाथ जोड़ दिया, वो भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में। हाथ जोड़ने का मतलब भाषण देने से इनकार। चन्नी सरकार चन्नी सरकार चन्नी सरकार सिद्धू साहब कहते मैं तो थोड़े वाला ही हां, कहते मैं हुण रहन देना, मैं तो थोड़े वाला ही हां, थोड़े नाल गल करदा। चन्नी साहब थोड़े विच आ गए जिन्हां दी बहुत देर तो इंतजार सी। चन्नी सरकार चंगी सरकार चन्नी सरकार चंगी सरकार। सिद्धू के हाथ जोड़ने पर प्रियंका गांधी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। चन्नी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। खैर, सिद्धू के इनकार के बाद चन्नी सरकार के नारे गूंज उठे और तब भी प्रियंका गांधी मुस्कुराती रही, क्योंकि अब तक उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा के बाद भले ही सिद्धू और चन्नी गले मिले, लेकिन दिल नहीं मिले। हाँ,
हो सकता है कि अलग अलग नेताओं के कभी अलग अलग बयान भी आते हैं, कभी कोई गिला शिकवा होता है वो बोल देते हैं खुल के, लेकिन मैं एक बात आपको बता सकती हूं कि यहां पे इस मंच पे जितने भी नेता बैठे हुए हैं आपके कांग्रेस पार्टी के, इनके दिल में पंजाब है, पंजाबियत है। ये पंजाब को कभी धोखा नहीं दे सकते। आपस में लड़ लेंगे लेकिन पंजाब को कभी धोखा नहीं देंगे। सच्चाई ये है। प्रियंका गांधी ने मुस्कुराकर कहा, पंजाब में कांग्रेस के नेता गिले शिकवे दूर करने के लिए कुछ खुलकर बोल देते हैं। ये प्रियंका गांधी का डैमेज कंट्रोल करने का तरीका था। लेकिन पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच इस शीत युद्ध में जो डैमेज होगा उसे कांग्रेस कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ सिद्धू ही नहीं, सिद्धू एंड फैमिली ने चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब सिद्धू की बेटी राबिया को ही सुन लीजिए। पता है कि कितने भी गरीब हैं जियो, उन्होंने बैंक अकाउंट्स जरूर खोल के देख लो। 133 करोड़ तो उत्ते मिलेंगे, कोई करोड़पति गरीब नहीं हो सकता। पंजाब दा हालत मतलब काफी खराब है। 21 बंदा बचा सकता है और नवजोत सिंह सिद्धू। ये तो हुई बेटी राबिया की बात। अब जरा नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को भी सुन लीजिए कि चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने की टीस उनके अंदर कितनी है। हमारे पास उनसे कम पैसे हैं, उनकी वो देख लो, उनके जो बैंक बैलेंसेस है वो देख लो, उनकी कोठी देख लो, तो कम से कम वो होगी। वो गरीब तो कहीं से भी नहीं है। मतलब अगर गरीबी से उठे हैं अमीरी तक, वो क्राइटेरिया उनका है तो हो, बट जरूरी नहीं है कि मैं सहमत हूँ उस क्राइटेरिया से। बेटी और पत्नी तो ठीक है। जब इस बात का एहसास सिद्धू को हुआ था कि चन्नी मुख्यमंत्री पद की रेस में उनसे आगे निकल चुके हैं, तब सिद्धू ने खुद ही आला कमान पर हमला कर दिया था। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ। ਤਾਂ ਥੱਤਈਆ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਾਂ ਕਦਰਦਾਨ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸੋ। हमारा सीएम कैसा हो? नवजोत सिंह सिद्धू का तो अंदाज ही निराला है। चन्नी के नाम की घोषणा हुई तो चन्नी को गले लगा लिया, प्रियंका के सामने भाषण की बात हुई तो हाथ जोड़ लिया, और फिर पत्नी और बेटी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए चन्नी के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल ही रहे हैं। और अब बात यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी वक्त छिड़ने वाले युद्ध को लेकर के। रूस लगातार ये कहता रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन रूस ने अब यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और 1 लाख से बढ़ाकर के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक कर दिए, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है और यह हमला हवाई बमबारी के साथ शुरू हो सकता है। रूस अमेरिका दोनों अपने अपने राजनयिक स्टाफ को यूक्रेन की राजधानी कीव से हटा भी चुके हैं। रिपोर्ट आप देखिए, फिर आपको नक्शे के साथ हम समझाएंगे कि वहां आखिरकार चल क्या रहा है। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। हथियारों का जखीरा पहुंच चुका है। टैंक हमले के लिए तैयार है। रूस की एम्बेसी में सन्नाटा पसरा है। आम लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। रूस ने अब यूक्रेन को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरफ से घेर लिया है। रूस ने अपनी सैन्य ताकत का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यानी साफ है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मैराथन कूटनीति और सैन्य बैठकों का दौर जारी है।
युद्ध को टालने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1,30,000 से ज्यादा कर दी है। इससे पहले रूस ने सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस इस हफ्ते यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यह हमला चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक के खत्म होने से पहले कभी भी हो सकता है। रूस इसी हफ्ते यूक्रेन पर हमला कर सकता है, इसका अंदाजा इस वीडियो से हो जाता है। यूक्रेन में यह रूस के एम्बेसी है, जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। कई देशों ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी को पहले ही बंद कर दिया है। अपने लोगों से भी यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। ऐसे में रूस की एम्बेसी के आगे पसरा सन्नाटा भी यही इशारा कर रहा है कि रूस ने भी अपने लोगों को वापस बुला लिया है। रूस के इरादे पूरी दुनिया के आगे जग जाहिर हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन की मदद के लिए जहां नाटो के अंदर आने वाले देशों ने भी अपनी ताकत झोंक दी है, तो वहीं अब यूक्रेन में रह रहे आम लोगों ने भी हथियार उठा लिया है। ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं, जहां आम लोग हथियार उठाए नजर आ रहे हैं। रूस का सामना करने के लिए आम नागरिकों को भी एक सैनिक की तरह तैयार किया जा रहा है। आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें हथियारों को लोड करना सिखाया जा रहा है। लोगों को निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर कोई हथियार चलाना सीख रहा है। जंग हुई तो इसके भयानक नतीजे होंगे। भारी आर्थिक नुकसान होगा, लोगों पर भी इसके घातक असर होंगे। इस बीच पश्चिमी देश भी रूस को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर उसने यूक्रेन की सीमा की ओर एक कदम भी बढ़ाया तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन ने अपनी सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर रूस और प्रमुख यूरोपीय सुरक्षा समूह के अन्य सदस्यों के साथ अगले 48 घंटों में बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस से सीमा पर सैनिकों की तैनाती के संबंध में जवाब मांगा था, जिसे रूस ने नजरअंदाज कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि रूस की योजनाओं के बारे में जानने के लिए अगले 48 घंटों के भीतर एक बैठक बुलाई जाए। बैठकों का दौर जारी है, युद्ध टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बॉर्डर पर बढ़ते सैनिकों की तादाद और हथियारों के जखीरों की तस्वीरों को देखकर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा काफी बढ़ चुका है। ये रिपोर्ट आपने देखी है। अब आपको जरा मैप के जरिए हम लोग समझाते हैं कि आखिरकार वहां चल क्या रहा है। और आप ये देखिए, ये मैप के जरिए आप देखिए, मैप में ये पूरा रूस है, ये यूक्रेन का इलाका है और ये पूरा बेलारूस का इलाका है। अब हम जो कह रहे हैं कि यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया गया, उसके पीछे की वजह है। आप वजह ये देखिए कि रूस ने अपने इलाके में, यानी कि यूक्रेन की जो पश्चिमी सीमा रूस से मिलती है, न सिर्फ यहां पर सैनिकों की तैनाती की गई है, बल्कि साथ साथ रूस ने अपने सैनिकों का बड़ा हिस्सा बेलारूस में भी तैनात किया है। और उसके अलावा बेलारूस का जो ये देखिए, ये 2 इलाके आप देख रहे हैं, बेलारूस का ये ऊपरी हिस्सा जो कि यूक्रेन को घेरे हुए है, और बेलारूस का ये निचली हिस्सा जो कि यूक्रेन को घेरे हुए है। अब सिर्फ एक जगह बचती है जो कि खाली है, और वो है ये समुद्र का हिस्सा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यहां पर भी रूस की तरफ से युद्धपोत तैनात किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। यूक्रेन अपने आप को कहां से डिफेंड कर पाएगा, क्योंकि आपको कोई एक सीमा ऐसी चाहिए होती है कम से कम जहां पर कि आप खुद को बचा सके। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, और क्यों यूक्रेन को जब नाटो में शामिल होना था तो रूस क्यों उसका दुश्मन बन बैठा, और यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बाद रूस को परेशानी क्या है, अमेरिका का रोल क्या है, यह भी आपको समझाएंगे। उससे पहले समझिए आप कि किस तरीके से यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा गया। जो क्रीमिया का जो पूरा इलाका है, क्रीमिया का जो स्लेवन कोस्ट है, वहां पर रूस के हेलीकॉप्टर सवार हो चुके हैं। जो आपको पहले मैप दिखाया हम लोगों ने, आप वही मानकर चलिए, यूक्रेन यहां है, रूस यहां है, बेलारूस यहां है।
अब जो यूक्रेन के जो बॉर्डर से 13 किलोमीटर दूर का जो इलाका है पूरा, ये यहां पर टैंक्स को तैनात कर दिया गया है, जो बॉर्डर से महज 13 किलोमीटर दूर है। और 13 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए टैंक्स को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और साथ ही साथ बेलारूस में भी रूस ने अपनी सैन्य तैनाती कर दी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे तीन तरफ से घिरा हुआ यूक्रेन अब अपनी क्या स्ट्रैटेजी अपना सकता है और कैसे अमेरिका भी इस रोल में धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। रूस जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 का शंखनाद कर देगा, जिसकी गवाह है ये तस्वीरें। रूस के अलग अलग इलाकों से तमाम सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन की सीमा पर पहुंच रही हैं। पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने 30 से 35 हजार सैनिक बढ़ा दिए। सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन के पूर्व में स्थित रोस्तोव में हो रही आर्मी ड्रिल में हिस्सा ले रही हैं। टैंक से लेकर भारी साजो सामान जिसे तैनात करने में वक्त लगता है, वो जंग के मैदान में पहुंच चुका है। रूस ने फिलहाल यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया। पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में यूक्रेन पहले से ही रूस समर्थित अलगाववादियों से लड़ाई लड़ रहा है। रूसी मूवमेंट को देखने से पता चलता है कि मॉस्को इस क्षेत्र में पहले से मौजूद सेना को लगातार बढ़ा रहा है। बेलारूस में भी रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर सेना और हथियारों की तैनाती कर दी। बेलारूस का रूस के साथ काफी नजदीकी संबंध है। आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना बेलारूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत जल्दी घुस सकती है। कभी यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया में भी रूस ने बड़े पैमानों पर हथियारों और सैनिकों की तैनाती की है। इस इलाके में 550 से ज्यादा सैन्य टेंट और सैकड़ों वाहन सैटेलाइट इमेज में नजर आए। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया। ये सैन्य अभ्यास 20 फरवरी तक चलने वाला है। यूक्रेन की राजधानी कीव बेलारूस की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एलाइड रिजॉल्व नाम से चलाया जा रहा सैन्य अभ्यास यूक्रेन के खिलाफ अभियान के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। शीत युद्ध के बाद पहली बार बेलारूस में 30,000 रूसी सैनिक पहुंचे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया कि यूक्रेन की सीमा से मात्र 72 किलोमीटर दूर बेलारूस के येलेस्क में रूस की इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तैनात कर दिया गया। रूस के साथ इस युद्ध में जहां बेलारूस और चीन उसके साथ हैं, तो वहीं यूक्रेन को अमेरिका, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, पोलैंड और टर्की का साथ है। अमेरिका पहले से यूक्रेन को गोला बारूद समेत करीब 2 लाख पाउंड की घातक हथियार सहायता भेज चुका है, जिसे वो लगातार बढ़ा रहा है। इसी के साथ अमेरिका ने अपने 3000 सैनिक भी पोलैंड भेज दिए हैं। रूस ने भले ही यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। और अगर ये युद्ध हुआ तो छिड़ेगा तो रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी अमेरिका और रूस के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके पीछे की वजह है क्योंकि 62 मिनट तक जो बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत हुई, लेकिन बात दोनों की नहीं बन पाई। डॉक्टर एक्सक्लूसिव में फिलहाल सिर्फ इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।